नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। पकोड़े, तेल के नाम से आपको पकोड़े याद आते होंगे, पकोड़े के नाम से रोज़गार याद आता होगा। और बेरोज़गार भारत में बेरोज़गारी के इस महाबेरोज़गारी के दौर में पकोड़े तलने के लिए तेल का भी संकट होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ मुहावरा नहीं है। जैसे तेल 10 रुपये 20 रुपये महंगा हो जाता था, अखबारों में हेडलाइन बना करती थी, अब वो दौर चला गया। अब तेल देखो, तेल की धार देखो, बल्कि धार नहीं देखो, तेल की मार देखो। हालत ये है कि आपका जो तेल है वो हो सकता है 300 के पार पहुंच जाए, जो कुछ समय पहले तक आपको 100 के आसपास मिलता था। मुझे याद है 80, 90, 95 रुपये में रिफाइंड ऑयल का एक पैकेट आया करता था और साल डेढ़ साल के अंदर ही ये 200 के पार पहुंच चुका है। कुछ ब्रांड, कुछ कंपनियां 10-20 रुपये ऊपर नीचे मिलती होंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इस महंगाई को हम झेल सकते हैं, तो अभी अपनी झेलन क्षमता को और बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाना होगा, कैसे बढ़ाना होगा, क्या इंडोनेशिया ने जो ऑयल एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है वो ही कारण है या और भी कारण है, आज इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। फेसबुक वाले दर्शकों को से निवेदन है कि वो इस चैनल के वीडियोस फॉरवर्ड कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आज से भारत में खबर ये है, जो आज की खबर है वो ये है कि आज से इंडोनेशिया ने अपने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। कल तक ये माना जा रहा था कि जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ रिफाइंड तेल पर होगा या डीओडोराइज तेल पर होगा, यानी जिसकी दुर्गंध निकाल दी गई है या जिसको फ़िल्टर कर दिया गया है। इस तरह का तेल जो है, जो डबल रिफाइंड जो तेल आमतौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल, सिर्फ उसी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई है। लेकिन आज खबर आ गई है, आज एक अपडेट आ गया है और वो अपडेट ये है कि अब इंडोनेशिया क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, सीधे जो तेल निकलता है कच्ची धानी का पाम ऑयल मान लीजिए, वो भी नहीं देगा आपको कि आप अपने हिंदुस्तान में उसकी रिफ़ाइनिंग कर लें और उससे काम चला लें। भारत में कुछ रिफ़ाइनरियां हैं। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया के अभियान पे चल के ये किया था कि भारत में अगर आप क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो आपको जो तेल है वो टैक्स है वो कम देना पड़ेगा, करीब 5.5% देना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने क्या किया था कि पाम ऑयल जो है, जो रिफाइंड ऑयल आएगा उसको तो देना पड़ेगा 13.75% का टैक्स, और जो क्रूड ऑयल आएगा, कच्चा तेल यानी कच्ची धानी का, मान लीजिए देशी भाषा में, वैसे तो सरसों के तेल की इस्तेमाल होती है, तो आपको 5.5% टैक्स देना पड़ेगा। यानी इतना टैक्स लेने के बावजूद सरकार जो भी तेल आता है वहाँ से 200 रुपये का तेल आता है तो 11 रुपये टैक्स फिर भी लगा रही है, सिर्फ तेल पे, जो आप तेल खाते हैं। आप तो अक्सर GST गिनते होंगे कि भाई गरीब आदमी केवल 18% GST तो दे रहा है, मैं तो इनकम टैक्स भी देता हूँ। लेकिन ये देखिए, वो तेल खाता है, सड़क किनारे पकोड़े समोसे सबसे ज़्यादा वही खाता है, इसी से पेट भरता है। बहुत सारे लोग जो वर्किंग क्लास हैं, लो सैलरी क्लास हैं, वो सड़क किनारे की पूड़ियाँ वूड़ियाँ खाते हैं, जो भी है। लेकिन ये जो पाम ऑयल और क्रूड ऑयल मैंने आपको बताया, उसका अंतर, और क्रूड ऑयल पे भी अब इंडोनेशिया ने लगा दी है रोक। यानी अब आपको इंडोनेशिया से ना पाम ऑयल मिलेगा ना क्रूड ऑयल मिलेगा, और आपको अब मिलेगी तो सिर्फ महंगाई मिलेगी। तो अब एक बात ये उठती है, सबके मन में आएगी कि भाई खाली इंडोनेशिया ही तो पाम ऑयल नहीं बेचता है, और दूसरा सवाल ये, भैया हम तो पाम ऑयल खाते नहीं, हम तो सोयाबीन का तेल खाते हैं, हम तो कभी कभी सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं। तो भाई आप, हमको क्या फ़र्क पड़ेगा पाम ऑयल से? तो मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहूँगा जो आपको देखना चाहिए, और ये चार्ट बताता है कि किस किस तरह की चीज़ें पाम ऑयल से बनती हैं। आप भले ही सीधे घर में कढ़ाई में तेल ना डालते हो पाम ऑयल, लेकिन जब आप मार्जरीन ख़रीदेंगे तो वो कुकिंग ऑयल से बनती है। मार्जरीन आप जानते होंगे, आजकल बहुत एक ख़ास ब्रांड का एक बटर आता है जिसको कहा जाता है कि ये लो कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल केवल नॉनवेज फैट में होता है। तो वेजिटेरियन से आप कुछ भी बना दीजिए तेल से तो वो माना जाएगा कि लो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। जो पिज़्ज़ा आप खाते हैं, पिज़्ज़ा का जो डो है
उसके अंदर भी पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। जो इंस्टेंट नूडल आते हैं, जो आप मैगी, यिप्पी, टॉप रेमन आते हैं, इनके निर्माण में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। जो शैम्पू है, वो शैम्पू बनाने में भी पाम ऑयल का ही इस्तेमाल होता है। आइसक्रीम खाते हैं आप, उसके अंदर भी पाम ऑयल मिलाया जाता है। आप समझते होंगे मक्खन से बन रही है, ऐसा नहीं है, उसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तरह तरह के डिटर्जेंट जो कपड़े धोने वाले होते हैं आपके, उसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। लिपस्टिक में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। चॉकलेट में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। जो चॉकलेट आप खाते हैं उसके अंदर भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। बिस्किट, कुकीज़ जो आते हैं उसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। जिस साबुन से आप नहाते हैं उसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि जो ब्रेड आती है उसमें भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। हालांकि एक कंपनी कहती है कि हम इसमें बटर डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। आपको पता भी नहीं होगा कि आप इतना पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और ये पाम ऑयल इतना ज़्यादा है कि इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत पाम ऑयल के मामले में बहुत आगे है। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये हो कि इंडोनेशिया अगर एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा काम नहीं चलेगा क्या, तो आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल का इंपोर्ट है, जो 3,696 मिलियन US डॉलर का है, वो भारत इंडोनेशिया से ही करता है। यानी आप ज़्यादातर तेल, यानी खाने का वेजिटेबल तेल इंडोनेशिया से ही मंगाते हैं। और पाम ऑयल भारत में सबसे ज़्यादा आयात किए जाने वाला तेल है, सबसे ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, सबसे ज़्यादा। अब आप कहेंगे कोई बात नहीं, पाम ऑयल नहीं मिल रहा तो हम दूसरे से काम चला लेंगे, हम तो सोयाबीन तेल भी खा लेते हैं, हम तो सूरजमुखी का तेल भी खा लेते हैं। तो अभी ठहरिए, मैंने ऐसे ही आपको नहीं कहा कि तेल 300 के पार जा सकता है। ज़रा गर्दन घुमाइए, जिस यूक्रेन से सबसे ज़्यादा सूरजमुखी का तेल भारत को आता था, वो युद्ध में घिरा हुआ है, वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। यानी आपको मिलने वाला सूरजमुखी का तेल अब आपको नहीं मिल पा रहा है, उसकी सप्लाई बंद है। इसलिए भारत को अब पाम ऑयल पर ही काफ़ी हद तक निर्भर कर रहना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको सोयाबीन के तेल नहीं बताया, तो आप कहेंगे सोयाबीन की बात तो छिपा गया। सोयाबीन का तेल भारत में, वैसे मध्य प्रदेश में भी होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो सोयाबीन का तेल भारत में मैं बताऊँगा कितनी है, अर्जेंटीना से आता है। अर्जेंटीना इस समय खुद ही परेशान है, क्योंकि अर्जेंटीना में इस समय सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ सोयाबीन की फसल ठीक से नहीं हो रही है, तो वो तेल हमको कहाँ से देंगे। यानी यूक्रेन का तेल बंद, अर्जेंटीना का तेल बंद, और इंडोनेशिया का तेल इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट कर दिया बंद। तो आप कहेंगे भाई मलेशिया भी तो एक्सपोर्ट करता है पाम ऑयल का, क्यों बहका रहे हैं, मलेशिया से भारत ले लेगा। जब यूक्रेन से सप्लाई बंद है, जब अर्जेंटीना से सप्लाई बंद है, जब यहाँ से भी सप्लाई बंद हो गई है इंडोनेशिया से, तो मलेशिया के पास जो डिमांड का प्रेशर है, उसमें मलेशिया का दाम महंगा होगा कि नहीं होगा, तो मलेशिया से भी तेल आएगा महंगा। अब सवाल इस बात का है कि भाई साहब ये तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है। तो हर जगह पॉलिटिक्स होती है। हो क्या रहा है, जो लोग चुनाव जीत कर आते हैं वो प्रशासन चलाने के हिसाब से नहीं आते हैं, वो लोकप्रिय नारे फेंकते हैं, उनके ज़रिए सरकार में आ जाते हैं। श्रीलंका में भाई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि अरे कुछ नहीं, सब ऑर्गेनिक खेती करेंगे, क्या आप केमिकल खेती करते हो, फर्टिलाइज़र हम इम्पोर्ट ही नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हम श्रीलंका आत्मनिर्भर बनेंगे, हम विदेशों से नहीं मंगाएंगे फर्टिलाइज़र। क्या हुआ, खेती कम पड़ गई, अनाज कम पड़ गया। उसी तरह से इंडोनेशिया वाले भाई साहब ने क्या किया कि अमेरिका जो पूरी दुनिया में तेल के खिलाफ दबाव बना रहा है, वो कह रहा है सोलर एनर्जी बना लो, आप जो है वो ब्लेंडिंग कर लो तेल में, भारत में भी हो रही है, भारत में दूसरी चीज़ों की हो रही है, अल्कोहल की हो रही है। और वहाँ वो इंडोनेशिया में कह रहा है हम तो वेजिटेबल ऑयल की ब्लेंडिंग करेंगे। तो इंडोनेशिया में 30% एडिबल ऑयल मिलाया जाता है बाकी के तेल में, जो वाहनों में जो ईंधन इस्तेमाल होता है, मैंडेटरी है वहाँ पे। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो जो डोमेस्टिक मार्केट है, घरेलू मार्केट है इंडोनेशिया का, वहाँ पे तेल का दाम बढ़ना शुरू हो गया। पूरी दुनिया को तेल भेजने वाला इंडोनेशिया तेल के दाम बढ़ने के संकट में घिर गया। जब घिर गया तो बहुत ज़बरदस्त वहाँ विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पर उतर आए
और इतना बड़ा मसला बन गया कि सरकार के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया और वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स भी बहुत सारे बनने शुरू हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो अलग स्टोरी है। तो बहरहाल सरकार के ऊपर प्रेशर बनता गया। उस प्रेशर के बीच में सरकार किसी भी तरह से तेल के दाम को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और मैं आपको बताऊं कि जो ऑयल की पॉलिटिक्स अमेरिका क्यों कर रहा है, अमेरिका इसलिए कर रहा है कि अमेरिका चाहता है कि ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो रूस हो, रूस को भी घेरने की कोशिश की उसने, चाहे वो ये ओपेक कंट्रीज़ हों, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के ऊपर निर्भरता कम की जाए। भारत को कहा जा रहा है कि आप 2030 तक सोलर एनर्जी पे आ जाओ और जितना कार्बन आप पैदा करो उतना ही कार्बन आप प्रोड्यूस करो, नेट ज़ीरो जिसको कहा गया। तो नेट ज़ीरो के आसपास उसने हमको, भारत को भी लाने की कोशिश की। इसी तरह से इंडोनेशिया पर दबाव है। अब क्या करें, इंडोनेशिया ने कर दिया है एक्सपोर्ट बंद। अब उसके एक्सपोर्ट बंद करने के बाद में हो ये रहा है कि भारत वाले खाते हैं ज़बरदस्त तेल। एक बार ज़रा इस चार्ट को देखें। भारत दुनिया के ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के तेल देश जितना मिलके तेल खाते हैं उससे थोड़ा ही कम तेल भारत अकेले खा जाता है। ये है भारत की तेल की निर्भरता। तो भारत को तेल चाहिए ही चाहिए। अब पाम ऑयल को काफ़ी हद तक अपने यहाँ पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई और जिसमें जो है वो काफ़ी थोड़ी बहुत सफलता सरकार को मिली। क्या 2021 में कुछ हज़ार करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने एक प्रोजेक्ट लगा दिया, उसमें कहीं पे पाम के तेल वो लगाए जा रहे हैं पेड़। कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी। और वो जितना प्रोजेक्ट है उसमें इतना भी नहीं कि भारत की ज़रूरत का थोड़ा बहुत भी पाम ऑयल जो है वो प्रोड्यूस हो सके। बहरहाल भारत को जो पाम ऑयल कहाँ से आता है ये जानना ज़रूरी है। 51% पाम ऑयल इंडोनेशिया से आता है, 32% मलेशिया से आता है। ये मलेशिया अपनी कैपेसिटी पहले से ही दे रहा है। नीदरलैंड से 3% आता है, ग्वाटेमाला जर्मनी से 1% के आसपास आता है, 1.3-1.4%। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में भारत में अब आप सोचिए कि तेल का सीन क्या रहने वाला है। और ये सीन भारत का रहने वाला नहीं है। इंडोनेशिया जब ऑयल एक्सपोर्ट बंद करेगा तो पूरी दुनिया में तेल की किल्लत होगी। तो जहाँ जहाँ से तेल आप वैकल्पिक तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं उन सब जगहों पे बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। अब जब ये सारी सीन आप देख रहे हैं जिसमें तेल जहाँ से आना है वहाँ से नहीं आएगा, दूसरी जगह से भी नहीं आ रहा है, तीसरी जगह से भी नहीं आ रहा है। जब टिकट नहीं मिलता है तो फिल्म में क्या होता है, ब्लैक, ये ब्लैक करते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी डिमांड सप्लाई का जो सिस्टम है इसमें ब्लैक को भी सही माना जाता है। तो अब ये स्थिति बन गई है कि भारत के पास तेल के सोर्सेस ख़त्म हो गए हैं। अपने देश में जितना सरसों वरसों उगा के, थोड़ा वो सोयाबीन उगा के आप काम कर सकते हो कर लो, और वो काम तो आपका वो भारत वाला तो पहले ही खप जाता था, उसके बाद आपको एक्सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। तो जो अभी अभी मोटा मोटा अनुमान है वो ये कहता है कि आने वाले समय में, देखिए, बिजली की किल्लत की बात मैंने आपको 6 महीने पहले बता दी थी, कोयले संकट की बात भी मैंने आपको पहले बता दी थी, ये भी बता दिया था कि महा महंगाई भारत में आने वाली है, ये भी बता दिया था कि कैसे चीन का संकट है, और ये भी बताया था कि चीन में अब जो नया कोरोना आया है इसके कारण कैसे महंगाई बढ़ रही है। और अब ये जो नई समस्या आई है तेल वाली, ये हमारा जीना हराम करने वाली है। तेल हर भारतीय के जीवन का हिस्सा है, और सिर्फ एडिबल ऑयल नहीं, मैं दोबारा याद दिला दूँ, बस रसोई में वो इस्तेमाल नहीं होता है, वो हर जगह इस्तेमाल होता है। इसलिए बाज़ार की ज़्यादातर चीज़ें महंगी होने वाली हैं। साथ स्टील की महंगाई हुई, उसके कारण आप देखेंगे कि पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री गड़बड़ा गई है, बेरोज़गारी के हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम कम कर दिए हैं, ठेकेदारों ने भी अपने काम को धीमा कर दिया है। सीमेंट की महंगाई भी हुई, ये भी हमने देखा। ये और ये सारी महंगाइयाँ रिपल इफ़ेक्ट डालती हैं। इसी तरह से ऑयल की महंगाई, ऑयल मतलब जो ईंधन वाला फ्यूल होता है जो गाड़ियों में डलता है, तेल, पेट्रोल डीजल वाला, उसकी महंगाई हुई, उसका भी रिपल इफ़ेक्ट था। और अब तेल की महंगाई है, इसका भी रिपल इफ़ेक्ट है। दुनिया भर की महंगाई झोंक लेने के बाद अब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी राज्यों से कह रहे हैं आप थोड़ा टैक्स कम कर दो। सच तो ये है कि जहाँ जहाँ जैसे जैसे सरकार को मौका मिल रहा है, केंद्र सरकार को, वो टैक्स बढ़ा रही है। भारत में महंगाई डिमांड एंड सप्लाई के बैलेंस के ख़राब होने के कारण नहीं बढ़ रही है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, भारत में महंगाई बढ़ने का कारण कृत्रिम है, और वो कृत्रिम कारण है स्टेट का इन्फ्लुएंस,
सरकार का ज़्यादा टैक्स लगाना, सरकार टैक्स लगा रही है उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। डिमांड सप्लाई का मिसमैच इसका कारण नहीं है। अगर पेट्रोल के ऊपर सरकार अनाप शनाप टैक्स ना लगाए, एक्साइज ड्यूटी ना लगाए, तो बहुत सारी चीज़ों के दाम कंट्रोल हो सकते हैं। अगर सरकार ऑयल के ऊपर भी 13%, 15%, रिफाइंड ऑयल अगर आप मंगाएंगे 13.5-14% मैंने भी आपको बताया, अगर टैक्स लगाएगी तो कैसे इस देश में लोग सर्वाइव करेंगे। और ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो लोहा हो, ये सब चीज़ें एक चीज़ की महंगाई नहीं बढ़ाती हैं, ये पूरी ओवरऑल महंगाई बढ़ाती हैं। इसलिए आप अब और गरीब हो गए हैं, आपकी हैसियत छोटी हो गई है। पहले जिस वेतन में, जिस कमाई में आप ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे, उसमें अब आप कम खरीद रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। ये सिलसिला बढ़ने वाला है। अब की बार थोड़ा होशियार। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।